आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट पेज में, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची या लोक कथाओं से प्रेरित कहानियां। वो कहानियां जो आपकी नींदें उड़ाई और आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि क्या जो आप देख रहे हैं वो असल में वैसा है भी। और हाँ दोस्तों, आप सब वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सच में डर को महसूस करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आज की कहानी अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के एक दूर दराज इलाके से आई है। एक जगह जो रेत, सूखे झाड़ियों और विशाल वीरान जंगलों से घिरी हुई है। ये कहानी है एरन और उसकी छोटी बहन माया की, जिनके माता पिता ने गर्मियों की छुट्टियों में उन्हें उनके दादा दादी के फार्म हाउस में भेज दिया, क्योंकि शहर में कोई इमरजेंसी थी और बच्चों को थोड़े दिनों के लिए सुरक्षित और शांत जगह पर रखना ज़रूरी था। जब एरन और माया फार्म हाउस पहुंचे, वहां की खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। कोई मोबाइल सिग्नल नहीं, इंटरनेट नहीं, बस एक पुराना रेडियो जो हर रात अजीब सी क्रैकिंग आवाज़ें करता था। उनके दादा तो बहुत शांत थे, लेकिन दादी बार बार यही दोहराती, रात के बाद दरवाज़ा मत खोलना, और अगर कोई आवाज़ दे तो भी नहीं। एरन इसे एक पुरानी औरत का पागलपन समझता था, लेकिन माया को पहले दिन से ही कुछ अजीब लगने लगा था। पहली रात को जब वो सोने जा रही थी, उसने खिड़की के बाहर कुछ देखा। एक परछाई जो इंसान जैसी लगती थी, लेकिन उसका चलना इंसानों जैसा नहीं था। वो चारों पैरों पर रेंग रही थी जैसे कोई जानवर। और अजीब बात यह थी कि वो छाया कुछ सेकंड के लिए रुकती, फिर खिड़की की तरफ मुड़कर घूरती। माया डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन जब एरन बाहर गया वहां कुछ नहीं था। किसी जानवर को देखा होगा, एरन ने कहा, लेकिन माया की आंखों में उस छाया का चेहरा अभी भी चिपका हुआ था। वो चेहरा इंसान का था, पर त्वचा बिल्कुल सीधी नहीं, जैसे किसी और चेहरे को जबरन पहन रखा हो। अगली सुबह दादी ने माया की बात सुनते ही घर के बाहर कुछ सफ़ेद राख और लाल मिट्टी से गोल घेरा बना दिया। उन्होंने माया के माथे पर राख का एक टीका लगाया और कहा, तुमने उसे देख लिया है, अब वो तुम्हें पहचानेगा। माया डर गई, लेकिन एरन अब भी मजाक उड़ाता रहा। उसे समझ नहीं आया कि यह सब किस हद तक खतरनाक हो सकता है। रात को एक अजीब बात हुई। माया को अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी, माया बाहर आओ बेटा, मैं आ गया हूँ। लेकिन उसके पापा तो शहर में थे और ये तो सिर्फ तीसरी रात थी। वो आवाज़ बिल्कुल वैसी थी, वही टोन, वही गहराई। माया खिड़की की ओर गई, वहां कोई नहीं था, पर तभी कुछ सरसराने की आवाज़ आई। झाड़ियों में हलचल और फिर एक परछाई। वो इंसान जैसे आकार में खड़ी थी, लेकिन बहुत पतली, अस्वाभाविक रूप से लंबी। अगली सुबह फार्म हाउस के पिछले हिस्से में एक दरवाज़ा पूरी तरह खुला मिला, और वहां ज़मीन पर छोटे हाथों और पंजों के निशान मिले एक साथ, जैसे कोई इंसान और जानवर एक ही शरीर में हो। दादी अब डर गई थी। उन्होंने एक लकड़ी की डिबिया से कुछ काले पंख, लोहे की कीलें और एक पुराने नवाजो प्रतीक निकाले और दरवाज़ों पर टांग दिए। वो जो बाहर है वो इंसान नहीं, वो एक ये नालदोशी है। उसे तुम लोग स्किनवॉकर कहते हो, एक ऐसा प्राणी जो काले जादू से किसी भी जानवर या इंसान का रूप ले सकता है। लेकिन ये बस शुरुआत थी। अगली रात माया को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, माया दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। वो उठी और चलने लगी, जैसे किसी नींद में हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन होश नहीं। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कहा, माँ, और तभी एरन जाग गया। वो चीखा, रुको माया, माँ यहाँ नहीं है। अगले ही पल दरवाजे के पीछे से एक भारी आवाज़ आई, तो कौन है यहाँ जो मेरी राह रोक रहा है? दादी दौड़ते हुए आईं और दरवाजे पर एक लाल मिट्टी का घोल छिड़क दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख आई, जैसे किसी की त्वचा जल गई हो। फिर सब शांत, लेकिन खिड़की के बाहर अब भी कोई देख रहा था, एक परछाई जो बिल्कुल एरन की तरह दिखती थी। और तभी रेडियो पर एक धुंधली सी आवाज़ आई, माया, एरन, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा अपना हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है अपलैंच माउंटेन से, एक ऐसा पर्वत जो यूरोप के उत्तर में कहीं स्थित है, जहां सालों भर बर्फ जमी रहती है।
जहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि वहाँ बर्फ नहीं, नरक जम गया है। कहानी शुरू होती है एक पर्वतारोही टीम से, जिसमें थे 4 दोस्त, लीना, रोहन, साराह और मैथ्यू। ये सभी पर्वतारोहण के शौकीन थे और अपलांच माउंटेन को जीतना उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। हालांकि स्थानीय गाइड ने उन्हें चेतावनी दी थी, पर्वत पर 13वें किलोमीटर के बाद कोई वापस नहीं आता। वहाँ कुछ है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। लेकिन टीम ने इसे सिर्फ एक लोक कथा मानकर अनसुना कर दिया। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे, ठंड, बर्फ, तेज हवाएं। पर जैसे ही वो 12वें किलोमीटर पर पहुंचे, सब कुछ बदल गया। पहली रात वहां रुकने पर मैथ्यू ने कहा कि उसे किसी और की सांसों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैंने तुम्हें मेरे पीछे चलते सुना, उसने लीना से कहा। लेकिन लीना ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे आगे चल रही थी। उस रात उनके टेंट के बाहर किसी के भारी बूट्स की आवाज आई, जैसे कोई चारों ओर घूम रहा हो। जब रोहन बाहर निकला, वहां कुछ नहीं था। लेकिन सुबह उन्होंने देखा, बर्फ पर खून के धब्बे थे और उनमें खींचे हुए पंजों जैसे निशान, जो टेंट की ओर नहीं, टेंट से बाहर जा रहे थे। अगले दिन मैथ्यू गुम हो गया। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ उसका बैग मिला, बर्फ में ढसा हुआ, और बैग के पास एक हड्डी जो इंसानी उंगली जैसी दिखती थी, लेकिन उस पर पंजों के निशान थे। तब से रोहन चुप हो गया। वो किसी से बात नहीं करता, बस बार बार टेंट के कोने में बैठा बड़बड़ाता। वो उसकी शक्ल में आया था, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। अगली रात साराह की चीख से सब जगे। उसने देखा था मैथ्यू वापस आया है, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पूरी तरह जला हुआ, और वो मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, उसने कहा, और फिर गायब हो गया। लीना और रोहन ने मिलकर साराह को शांत किया, लेकिन अब सब समझ गए थे ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। अपलैंच की बर्फ कुछ छुपा रही थी, एक प्राचीन शाप। स्थानीय लोग कहते हैं सदियों पहले वहां एक पूरा गांव बर्फ में दब गया था, क्योंकि उन्होंने किसी रहस्यमयी देवता को नाराज कर दिया था। और उस दिन से उस बर्फ में चेहरों की आत्मा घूमती है। वो अपने लिए नया शरीर खोजती है, किसी का भी चेहरा पहनकर किसी भी आवाज में बोल सकती है। आखिरी रात सिर्फ लीना बची थी। उसने देखा रोहन टेंट में था, लेकिन वो टेंट के बाहर भी उसकी आवाज सुन रही थी। 2 रोहन, एक अंदर एक बाहर, एक असली, एक कुछ और। लीना ने रोशनी जलाई और तब उसे दिखाई दिया, रोहन का असली शरीर बर्फ में पड़ा था, और टेंट में जो था उसका चेहरा पिघलने लगा। त्वचा नीचे गिर रही थी जैसे मोम पिघलता है। और फिर वो अजीब चीज़ गले से आवाज़ निकालते हुए बोली, अब तुम मेरी हो। लीना भागी, बर्फ में फिसलती, गिरती, चिल्लाती, और तभी उसे दिखा बेस कैंप की एक कमज़ोर सी रोशनी। वो बेस कैंप तक पहुंची, बेहोश होकर गिर गई, और जब होश आया अस्पताल में थी। लेकिन तब भी डॉक्टरों की रिपोर्ट में एक अजीब चीज़ थी। उसके शरीर का तापमान इंसानों जैसा नहीं था, और उसके गले से निकलती थी कभी कभी चारों दोस्तों की आवाज़ें। और तभी वो मुस्कुराई, ठीक वैसी ही मुस्कान जो बर्फ में छुपे चेहरे की होती है।